अच्छा बेटा, आज के ये जो टॉपिक चल रहे हैं ज्यादातर बायो से रिलेटेड है, तो बायो से भी आपको उनमें हेल्प मिल सकती है, जैसे एंजाइम है, जैसे प्रोटीन है, और वहां पे ज्यादा डिटेल में भी लिखा हुआ है। मैं भी कुछ पॉइंट्स यहाँ पे कम हो, वहां पे ज्यादा लिखी होंगी। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है क्लासिफिकेशन ऑफ द एंजाइम। एंजाइम की जो टाइप्स हैं, कि एंजाइम के कौन से टाइप्स हैं। तो अब देखो, एंजाइम की टाइप्स हैं उनके रिएक्शन के हिसाब से। एंजाइम जिस रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं उसी हिसाब से इसका नाम है। देखो, ऑक्सीडो रिडक्टेज। ऑक्सीडो रिडक्टेज का मतलब है एंजाइम का ऐसा ग्रुप है ऑक्सीडो रिडक्टेज जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के अंदर वो कैटालिटिक एक्टिविटी शो करते हैं। मतलब वो या तो ऑक्सीडेशन करेंगे या रिडक्शन। तो बेटा ऑक्सीडो रिडक्टेज, और एंजाइम के आखिर में ए सी लगेगा। तो देखो, नाम से, हेडिंग से पता चल रहा है ऑक्सीडो रिडक्टेज का मतलब है ऐसे एंजाइम जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को भी जो एक्टिवेट करते हैं और दूसरा रिडक्शन को भी कैटलाइज करेंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को। तो उनको कहेंगे ऑक्सीडो रिडक्टेज। जैसे इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल, ठीक है, उसके ऊपर एंजाइम एक्ट करता है अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज। अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज वो क्या करेगा, इसको एस्टाल्डेट में कन्वर्ट कर देगा। बेटा इथाइल अल्कोहल एस्टाल्डेट में कन्वर्ट हो जाता है। जो इथाइल अल्कोहल है वो कन्वर्ट होता है एस्टाल्डेट के अंदर, और जो एंजाइम इसके ऊपर एक्ट करता है वो है अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज। अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज का मतलब है अल्कोहल में हाइड्रोजन को रिमूव करेगा वो। तो इसलिए ऐसे एंजाइम की फैमिली को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडो रिडक्टेज। ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम, देखो लिखा हुआ ऊपर हेडिंग भी, ऑक्सीडो रिडक्टेज। तो ऑक्सीडो रिडक्टेज क्या करेगा, दीज एंजाइम कैटलाइज, ये एंजाइम जो वो कैटलाइज करते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को। बेटा ऐसे एंजाइम जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन को कैटलाइज कर दें इनको कहेंगे ऑक्सीडो रिडक्टेज। एग्जांपल ऑक्सीडेज, जाहिर है ऑक्सीडेज का मतलब है ऑक्सीडेशन करेंगे। डीहाइड्रोजिनेज, हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। पर ऑक्सीडेज मतलब ये ऐसे एंजाइम है जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन को और रिडक्शन रिएक्शन को कैटलाइज करेंगे। ट्रांसफरेस, अच्छा ट्रांसफरेस वो एंजाइम होते हैं जो ग्रुप की ट्रांसफर करते हैं। देखें, दो सबस्ट्रेट हैं बेटा, दो सबस्ट्रेट हैं, तो कोई पर्टिकुलर ग्रुप होगा वो एक सबस्ट्रेट से निकलकर दूसरे सबस्ट्रेट में लग जाएगा। मतलब बेटा एक दो सबस्ट्रेट हैं जिसके ऊपर कोई ग्रुप लगा होगा, वो ग्रुप की ट्रांसफर होगी। देखो एसिटाइल ट्रांसफरेज एक एंजाइम होता है, एसिटाइल ट्रांसफरेज वो एसिटाइल ग्रुप की ट्रांसफर करता है। फास्फेट ट्रांसफरेज वो फास्फेट की ट्रांसफर करता है। तो बेटा ट्रांसफरेज का मतलब है ऐसे एंजाइम जो क्या करते हैं, किसी ग्रुप को ट्रांसफर कर दें फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर। ट्रांसफर करते हैं किसको, पर्टिकुलर ग्रुप को, फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अदर सबस्ट्रेट। एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट में वो ग्रुप ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसे ऐसे एंजाइम की फैमिली को क्या कहते हैं, ट्रांसफरेज कहते हैं। कहते हैं दीज एंजाइम एक्सचेंज ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप की एक्सचेंज मतलब एसिटाइल ग्रुप ट्रांसफर होकर दूसरी जगह पे लगेगा, तो फंक्शनल ग्रुप की ट्रांसफर होगी, या फास्फेट की ट्रांसफर होगी, या असाइल, मैंने आपको पहले बता दिया एसिटाइल ग्रुप की ट्रांसफर होती है। और इसको ज्यादातर अगर डिटेल में पढ़ना है तो बेटा सिंध की बुक में ज्यादा डिटेल में लिखा हुआ है। ये जो टॉपिक है सिंध की बुक में एग्जाम्पल के साथ लिखा हुआ है, इनके एग्जाम्पल भी दिए गए हैं हर ग्रुप के, इसके भी एग्जाम्पल दिए गए हैं, इसके भी एग्जाम्पल, सारे सबके एग्जाम्पल दिए गए हैं सिंध के बुक में। तो अगर आपको एग्जाम्पल पढ़ने तो यहां से आप पढ़ सकते हो। तो फास्फेट की ट्रांसफर होगी फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर सबस्ट्रेट, या असाइल ग्रुप की ट्रांसफर होगी वन सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट में। इसको क्या बोलेंगे, एसिटाइल ट्रांसफरेज। अगर एसिटाइल की ट्रांसफर होती है तो एसिटाइल ट्रांसफरेज होगा। फास्फेट की ट्रांसफर होती है तो फास्फो ट्रांसफरेज। तो बेटा एंजाइम का जो नाम है वो भी उसी सबस्ट्रेट से रिलेटेड होगा। अगर एसिटाइल ग्रुप की ट्रांसफर हुई है तो एसिटाइल ट्रांसफरेज। अगर फास्फेट की ट्रांसफर हुई है तो क्या नाम होगा, फास्फो ट्रांसफरेज का मतलब है फास्फोरिक एसिड की ट्रांसफर हो रही है। उसके बाद है हाइड्रोलेज। अच्छा हाइड्रोलेज एंजाइम होता है जो हाइड्रोलाइसिस करता है। बेटा हाइड्रोलेज एंजाइम होता है जो हाइड्रोलाइसिस करता है।
जैसे प्रोटीन की हाइड्रोलाइसिस होती है, तो प्रोटीन के ऊपर जो एंजाइम एक्ट करते हैं उसका नाम है प्रोटीएज, और प्रोटीन की कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस के बाद अमाइनो एसिड बन जाते हैं। प्रोटीन की कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस के बाद जो फाइनली प्रोडक्ट बनता है वो अमाइनो एसिड है। और ऐसे एंजाइम को क्या बोलेंगे हम? हाइड्रोलेज। अच्छा, लिपिड की हाइड्रोलाइसिस होती है, लिपेज एंजाइम एक्ट करता है। जो लिपेज एंजाइम एक्ट करता है वो कन्वर्ट करता है इसको, लिपिड को, किसमें? ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड में। इस तरह स्टार्च के ऊपर जो एंजाइम एक्ट करता है अमाइलेज या टाइलिन, उसको कन्वर्ट करता है फाइनली किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर, मोनोसेक्राइड के अंदर। तो बेटा वो एंजाइम की ऐसी फैमिली को क्या बोलेंगे हम? हाइड्रोलेज। कहते हैं दीज एंजाइम कैटलाइज द हाइड्रोलाइसिस। ये कैटलाइज करते हैं किसकी? हाइड्रोलाइसिस की। हाइड्रोलाइसिस स्टार्च की भी हो सकती है, ग्लूकोज, प्रोटीन की हाइड्रोलाइसिस है अमाइनो एसिड्स, लिपिड की हाइड्रोलाइसिस है ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड्स। इनके अंदर प्रोटीज एंजाइम आ जाते हैं, इनके अंदर लिपेज भी एंजाइम आ जाते हैं। बेटा लिपेज एंजाइम भी उसी में आ जाते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं प्रोटोलाइटिक एंजाइम्स, जो प्रोटीन की हाइड्रोलाइसिस करते हैं। लिपेज भी इसके अंदर आ जाते हैं, और जो अमाइलेज एंजाइम है वो भी इसी कैटेगरी के अंदर आता है, क्योंकि वो भी हाइड्रोलाइसिस करता है। अमाइलेज वो भी इसके अंदर आ जाता है। उसके बाद है लेजेज। लेजेज जो एंजाइम होते हैं वो डबल बॉन्ड जो हैं, बेटा जो डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स हैं उनके अंदर एडिशन रिएक्शन होता है। डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड के अंदर एडिशन, या तो अमोनिया की एडिशन, या कार्बन डाइऑक्साइड की एडिशन, या किसी और मॉलिक्यूल वाटर की एडिशन, मतलब ये एडिशन रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं। या वाटर की रिमूवल होगी, अमोनिया की रिमूवल होगी, और डबल बॉन्ड बनेंगे। मतलब या तो डबल बॉन्ड के अंदर एडिशन होगी, या तो बेटा डबल बॉन्ड के अंदर क्या करेंगे? एडिशन रिएक्शन करेंगे, या वाटर को रिमूव करेंगे और डबल बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। डबल बॉन्ड बनेंगे, इसका मतलब इसके अंदर डबल बॉन्ड की ब्रेकिंग भी होगी, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन भी होती है। ये जो एंजाइम्स हैं डबल बॉन्ड की ब्रेकिंग और फॉर्मेशन दोनों करते हैं। कहते हैं दीज एंजाइम कैटलाइज द एडिशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया की एडिशन, वाटर की भी एडिशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की भी एडिशन होती है, किसके अंदर? डबल बॉन्ड्स के अंदर। या रिमूवल होती है, या तो डबल बॉन्ड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की एडिशन, वाटर की एडिशन, या अमोनिया की एडिशन, या इनमें रिमूवल, रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिमूवल ऑफ अमोनिया, और फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड बनेंगे, मतलब डबल बॉन्ड के अंदर एडिशन रिएक्शन, अमोनिया की एडिशन, वाटर की एडिशन, और जो है कार्बन डाइऑक्साइड की एडिशन, या वाटर का रिमूवल, कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल, अमोनिया का रिमूवल, और फॉर्मेशन डबल बॉन्ड। अच्छा, उसके बाद है आइसोमरेज। बेटा ये क्या करते हैं? मॉलिक्यूल की इंटरनल अरेंजमेंट को चेंज कर देते हैं। मॉलिक्यूल्स की जो इंटरनल अरेंजमेंट है उसको चेंज कर देते हैं। लीवो रोटेटरी को डेक्स्ट्रो रोटेटरी बना लेते हैं, इंटरनल अरेंजमेंट चेंज करके। इंटरनल अरेंजमेंट को चेंज करके एक आइसोमर को कन्वर्ट करके दूसरा आइसोमर बना लेते हैं। डेक्स्ट्रो रोटेटरी को लीवो रोटेटरी, या लीवो रोटेटरी को डेक्स्ट्रो रोटेटरी बना लेते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर अरेंजमेंट को चेंज करके। या फ्यूमरिक एसिड को मैलिक एसिड में तब्दील कर देंगे, क्योंकि फ्यूमरिक एसिड जो होता है वो ट्रांस होता है, और जो मेलिक एसिड होता है वो सिज होता है। तो इसका मतलब सिज को ट्रांस में, ट्रांस को सिज में तब्दील करेंगे। या डेक्स्ट्रो रोटेटरी को लीवो रोटेटरी में, लीवो रोटेटरी को डेक्स्ट्रो रोटेटरी में, इंटरनल अरेंजमेंट को चेंज करके, इंटरनल जो अरेंजमेंट है उसको चेंज करके। कहते हैं दीज एंजाइम्स कैटलाइज द ट्रांसफर ऑफ ए ग्रुप विद इन मॉलिक्यूल। विद इन मॉलिक्यूल ग्रुप की ट्रांसफर कर देते, मॉलिक्यूल के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। मॉलिक्यूल के अंदर जो ग्रुप की ट्रांसफर हो जाती है टू यील्ड आइसोमर्स, और क्या बनेगा? आइसोमर बनेगा, सबस्ट्रेट। कन्वर्जन,
किसकी कन्वर्जन है? देखो फ्यूमरिक एसिड, बेटा फ्यूमरिक एसिड आपने पढ़ कर आए, फ्यूमरिक एसिड जो होता है वो ट्रांस होता है, और जो मैलिक एसिड होता है वो सिज होता है। और एंजाइम कौन सा है? फ्यूमरेज एंजाइम। फ्यूमरेज एंजाइम क्या करेगा? फ्यूमरिक एसिड को कन्वर्ट करेगा मैलिक एसिड के अंदर। तो ये ऐसी एंजाइम की फैमिली को कहते हैं आइसोमरेज, जो आइसोमराइजेशन कर दें, जो इंटरनल अरेंजमेंट को चेंज कर दें मॉलिक्यूल की। अच्छा, उसके बाद है लिगेजेस। ये बेटा मॉलिक्यूल की एडिशन करते हैं। देखो दो मॉलिक्यूल को कंबाइन कर देते हैं, दो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको ये कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, देखो एसिटाइल कोएंजाइम, एसिटाइल कोएंजाइम में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो जाएगी तो बन जाएगा मेलोनाइल कोएंजाइम। एसिटाइल कोएंजाइम है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो जाती है और बन जाता है मेलोनाइल कोएंजाइम। और जो एनर्जी है वो मिलती है एटीपी से, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और वो एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो लिगेजेस हैं ये क्या करते हैं? दो मॉलिक्यूल को कंबाइन कर देते हैं, दो मॉलिक्यूल को कंबाइन करके बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं, कंडेंसेशन। अच्छा, these molecules, these enzymes links two molecules together। ये दो मॉलिक्यूल्स को लिंक कर देते हैं, दो मॉलिक्यूल को कंडेंस कर देते हैं टुगेदर थ्रू ए ब्रेकिंग ऑफ हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स। हाई एनर्जी बॉन्ड्स, वो बाय हाई एनर्जी के बॉन्ड्स को तोड़ देते हैं। अब इनके एंजाइम कौन से? कार्बोऑक्सिलेज, कार्बोऑक्सिलेज, सक्सेनिक, थायोकाइनेज, ये बेटा एंजाइम के नाम है। ठीक है, उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ द एंजाइम। एंजाइम की प्रॉपर्टी, जिसमें देखो एंजाइम की प्रॉपर्टीज में कि एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं, हर सबस्ट्रेट के लिए अलग एंजाइम है। मतलब जो एंजाइम कार्बोहाइड्रेट पर एक्ट करेगा वो लिपिड पर एक्ट नहीं करेगा, जो लिपिड पर एक्ट करेगा वो प्रोटीन पर एक्ट नहीं करेगा। तो एंजाइम जो है वो नेचर में स्पेसिफिक होते हैं, उनकी स्पेसिफिक नेचर है, हर सबस्ट्रेट के लिए अलग एंजाइम होता है। कहते हैं एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर, एक्शन में स्पेसिफिक। अच्छा, एंजाइम कैन एक्ट ओनली वन सबस्ट्रेट या ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड सबस्ट्रेट या एक सबस्ट्रेट पर एक्ट करेंगे या क्लोज रिलेटेड जो सबस्ट्रेट होंगे, जो आपस में क्लोज रिलेटेड सबस्ट्रेट, उन पर एक्ट कर सकते हैं वो। जैसे हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज ये क्या करेगा? हेक्सोस की हाइड्रोलाइसिस करेगा। अच्छा, कैटलाइज द कन्वर्जन ऑफ हेक्सोस टू लाइक ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मेनोज, इनकी कन्वर्जन करता है। जो हेक्सोकाइनेज है वो हेक्सोस की कन्वर्जन करेगा, इनको कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज को, फ्रक्टोज को, मेनोज को। मतलब सब पर एक्ट कर रहा है ये। जो हेक्सोस काइनेज है वो जितने भी हेक्सोस हैं सब पर एक्ट कर रहा है, ग्लूकोज पर, फ्रक्टोज पर, मेनोज पर एक्ट कर रहा है टू देयर 6-फॉस्फेट डेरिवेटिव। इससे क्या बन जाता है? 6-फॉस्फेट डेरिवेटिव। मगर ग्लूकोकाइनेज जो है बेटा, एक है हेक्सोकाइनेज, हेक्सो का मतलब जितने भी हेक्सोस हैं सब पर एक्ट करेगा। हेक्सोस काइनेज जितने भी हेक्सोस हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मेनोज, सब पर एक्ट करेगा। मगर ग्लूकोकाइनेज वो स्पेसिफिक है ग्लूकोज के लिए। बेटा देखो ग्लूकोकाइनेज स्पेसिफिक किसके लिए है? ये ग्लूकोज के लिए। तो अब देखो हेक्सोस काइनेज जो क्लोजली रिलेटेड सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट कर रहा है। क्लोजली रिलेटेड का मतलब हेक्सोस में जो भी आ जाते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मेनोज, सबकी कन्वर्जन कर रहा है। ठीक है, मगर जो ग्लूकोकाइनेज है वो स्पेसिफिक है ग्लूकोज के लिए। अच्छा, उसके बाद है प्रोटीन नेचर। तो बेटा एंजाइम की जो नेचर है वो प्रोटीन नेचर होती है। जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन नेचर रखते हैं। ठीक है, अब मगर उसके साथ कुछ ग्रुप और भी अटैच होते हैं जिनको कोएंजाइम कहा जाता है, जो उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है। मगर एंजाइम जो वो प्रोटीन से नेचर का होता है। तो प्रोटीन नेचर,
तो एंजाइम की नेचर प्रोटीन नेचर है, तो इसका मतलब है जो प्रोटीन की प्रॉपर्टीज होंगी वही एंजाइम की होंगी। जैसे हमने पढ़ा कि प्रोटीन जो थे वो डी नेचर हो जाते हैं हीट देने से, तो एंजाइम भी ज्यादा हीट देने से डी नेचर हो जाएंगे। प्रोटीन के अंदर अमाइड लिंकेज होता है या पेप्टाइड लिंकेज, तो प्रोटीन के सॉरी जो प्रोटीन है उनके अंदर अमाइड या पेप्टाइड लिंकेज है, तो प्रोटीन के जो एंजाइम्स हैं उनके अंदर भी वो सेम लिंकेज होगा। इसका मतलब है जो प्रोटीन की प्रॉपर्टीज होंगी, जिन चीजों से प्रोटीन डी नेचर होता है उन सेम चीजों से एंजाइम भी डी नेचर हो जाएगा, क्योंकि एंजाइम भी प्रोटीन की क्लास ही है। तो एंजाइम विथ फ्यू एक्सेप्शंस, कुछ एक्सेप्शंस के अलावा ये प्रोटीन है। मतलब कुछ ऐसे एंजाइम भी हैं जो प्रोटीन नेचर नहीं रखते हैं, मगर ज्यादातर एंजाइम प्रोटीन है, प्रोटीन नेचर रखते हैं। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग सेल्स, इनको प्रोड्यूस करता है लिविंग सेल्स, ठीक है, विवो। और दूसरा क्या है, वाइट्रो, नेचुरल या आर्टिफिशियल तरीके से। अच्छा, द डायरेक्शन ऑफ एंजाइम रिएक्शन, कहता है मोस्ट ऑफ द एंजाइम रिएक्शंस आर रिवर्सिबल। जो मोस्ट एंजाइम के रिएक्शन है वो रिवर्सिबल है, और रिवर्सिबल रिएक्शन को वही एंजाइम कैटलाइज करेगा। मतलब एंजाइम वही एक कैटलाइज करता है, फॉरवर्ड रिएक्शन को भी बैकवर्ड को भी वही कैटलाइज करेगा। कहता है सेम एंजाइम कैन कैटलाइज द रिएक्शंस इन बोथ डायरेक्शन। मतलब जो एंजाइम फॉरवर्ड रिएक्शन को कैटलाइज करेगा वही बैकवर्ड को भी कैटलाइज करेगा। आइसो एंजाइम, आइसो एंजाइम एंजाइम की वो फैमिली है जो सेम सबस्ट्रेट पर एक्ट करती है। बेटा आइसो एंजाइम एंजाइम की वो फैमिली जो सेम सबस्ट्रेट पर एक्ट करती है, सेम सबस्ट्रेट पर एक्ट करेगी, ऐसी एंजाइम की फैमिली को बोलते हैं आइसो एंजाइम। तो देखो आइसो एंजाइम, दीज आर द एंजाइम्स फ्रॉम द सेम ऑर्गेनिज्म व्हिच कैटलाइज द सेम रिएक्शंस, सेम रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं। आइसो एंजाइम का मतलब है ऐसे एंजाइम जो सेम फैमिली पर एक्ट करें, सेम सबस्ट्रेट पर एक्ट करें, उनको बोलते हैं आइसो एंजाइम। मगर केमिकली और फिजिकली वो क्या होंगे, एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे। केमिकली और फिजिकली एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे, मगर सेम सबस्ट्रेट पर एक्ट करेंगे। वो सबस्ट्रेट सेम पर एक्ट करेंगे, ठीक है, होंगे डिफरेंट, उनका सबस्ट्रेट एक जैसा होगा। उसके बाद है फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी। बेटा जो फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं, देखो एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो तो पीएच से इफेक्टेड होती है, दूसरा टेम्परेचर से इफेक्ट होता है, एंजाइम की कंसंट्रेशन, एंजाइम की कंसंट्रेशन, ठीक है। अच्छा, दूसरा सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, ये सब इफेक्ट करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को। तो पहले आते हैं एंजाइम कंसंट्रेशन। अगर एंजाइम की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि ज्यादा एंजाइम अवेलेबल होंगे सबस्ट्रेट के लिए। देखो जो सबस्ट्रेट है उसके लिए एंजाइम ज्यादा अवेलेबल होंगे, और जितनी एंजाइम की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा एंजाइम अवेलेबल होंगे जो ज्यादा सबस्ट्रेट के साथ वो बाइंड हो सकते हैं, और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। अगर एंजाइम की कंसंट्रेशन कम है तो इसका मतलब है वो कम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होंगे, और रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो इसका मतलब है जितनी एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ेगी रेट ऑफ रिएक्शन उतना बढ़ जाएगा। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इतना नहीं बढ़ेगा जितना एंजाइम की कंसंट्रेशन से बढ़ेगा, भले सबस्ट्रेट मौजूद हो। अगर एंजाइम अवेलेबल ही नहीं है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ जाए, क्योंकि अब देखो एंजाइम्स अगर अवेलेबल है ज्यादा तो सबस्ट्रेट उसके साथ अटैच होते जाएंगे, सबस्ट्रेट उसके साथ अटैच होते जाएंगे, और जब एंजाइम की सेचुरेशन हो जाएगी, सारे एंजाइम जो है सेचुरेटेड हो जाएंगे, उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। इसका मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन शुरू में फास्ट होगा, बाद में स्लो होगा, क्योंकि शुरुआत में जितने भी एंजाइम्स हैं सभी वेकेंट हैं, सभी एंजाइम अवेलेबल हैं सबस्ट्रेट के साथ बॉन्डिंग करने के लिए, बाइंड होने के लिए। और जब सारे एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो जाएंगे और कोई एंजाइम खाली नहीं होगा, कोई एंजाइम जो अवेलेबल नहीं होगा, उसके बाद भले सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता,
तो इसका मतलब है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी एंजाइम की कंसंट्रेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एंजाइम की कंसंट्रेशन, एंजाइम अवेलेबल ही नहीं होंगे तो फिर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन का बढ़ाने का कोई फायदा नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, और शुरुआत में रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता है क्योंकि जो एंजाइम्स होते हैं वो रेडिली बाइंड होते जाते हैं सबस्ट्रेट के साथ, और जब एंजाइम की सेचुरेशन हो जाती है, सारे एंजाइम बाइंड हो जाते हैं, उसके बाद कोई एंजाइम अवेलेबल नहीं होगा, और फिर ये होगा कि एंजाइम जो खाली होगा, प्रोडक्ट बनाकर खाली होगा, वो ही अवेलेबल होगा न्यू सबस्ट्रेट के लिए। तो उस हिसाब से उनकी तादाद उतनी ज्यादा नहीं होगी, कम होगी वो। तो रेट ऑफ एंजाइम, दो रेट ऑफ एंजाइम का, एंजाइमेटिक रिएक्शन का, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the concentration of the substrate. The rate of reaction is directly proportional to the concentration, square root of the concentration of enzyme. जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्ट लॉ ऑफ मास रिएक्शन जो मुताबिक, लॉ ऑफ मास रिएक्शन कहता है रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ द कंसंट्रेशन, एंजाइम कंसंट्रेशन। इट मींस द रेट ऑफ रिएक्शन also increases with increasing the concentration of enzyme. कंसंट्रेशन अगर एंजाइम की बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि ज्यादा एंजाइम अवेलेबल होंगे सबस्ट्रेट के लिए। अच्छा, उसके बाद है टेम्परेचर। अच्छा देखो, एंजाइम के लिए भी एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिस पर वो मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है। तो एंजाइम के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो ऑप्टिमम एक्टिविटी शो करता है। अगर टेम्परेचर 37 से बढ़कर 50 से ज्यादा हो जाएगा तो एंजाइम डी नेचर हो जाते हैं, क्योंकि एंजाइम प्रोटीन्स नेचर के हैं, और हाई टेम्परेचर पे वो क्या हो जाते हैं, डी नेचर हो जाते हैं, और अपनी एक्टिविटी लूज कर देते हैं परमानेंटली, और दोबारा वो एंजाइम की एक्टिविटी बहाल नहीं हो पाएगी। जबकि लोअर टेम्परेचर पे एंजाइम की एक्टिविटी फ्रीज हो जाती है, और जब दोबारा टेम्परेचर बढ़ता है तो एक्टिविटी वो बहाल हो जाती है। इसका मतलब है अब एंजाइम की जो ऑप्टिमम एक्टिविटी है वो अराउंड अबाउट 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है। ये नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर है, ये नॉर्मल बेटा जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है, ठीक है। अगर टेम्परेचर को राइज करेंगे, अगर टेम्परेचर को राइज करेंगे वो क्या होगा, तो एंजाइम यूजुअली डिस्ट्रॉय एट हाई टेम्परेचर। एंजाइम जो होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, क्योंकि एंजाइम प्रोटीन्स नेचर के, हाई टेम्परेचर पर डी नेचर हो जाते हैं। द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम इज रिड्यूस्ड एट लोअर टेम्परेचर। लोअर टेम्परेचर पे इसकी एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है, मगर एंजाइम जो होता है वो डी नेचर नहीं होता लो टेम्परेचर पे। एंजाइम जो होता है डी नेचर नहीं होता लो टेम्परेचर पे। एंजाइम एट विच द टेम्परेचर एट विच an enzyme reaction occurs the fastest is called optimum temperature। और जिस पर एंजाइम का जो रिएक्शन है वो फास्ट हो तो उस टेम्परेचर को हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर, जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। अच्छा, उसके बाद है पीएच। बेटा हर एंजाइम की अलग ऑप्टिमम पीएच होती है। जैसे पेप्सिन है, उसकी जो ऑप्टिमम पीएच है मुख्तलिफ बुक्स के अंदर मुख्तलिफ लिखी हुई है, मगर उनकी रेंज बताई गई है 1 से लेकर 2 तक। 1.6 भी कहीं बुक्स में लिखी हुई है, कहीं पे 1.4 भी है। बायो केमिस्ट्री की बुक में जो उनकी है, सिंध की बुक में 1.6 है कि जो पेप्सिन है उसकी ऑप्टिमम पीएच 1.6 है, ठीक है। किसी और बुक में 1.4 का भी लिखा हुआ है। तो हम कह सकते हैं 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर 2 तक इसकी ऑप्टिमम पीएच है। अगर 1.4 है या 1.6 है तो ये क्लोजली रिलेटेड वैल्यूज हैं, इतना बड़ा फर्क नहीं है। तो पेप्सिन की पीएच, और जो ट्राइप्सिन है उसकी पीएच 8 से लेकर 9 तक है। उसकी जो ऑप्टिमम पीएच है वो 8 से लेकर 9 तक पीएच है ऑप्टिमम, जिसपे वो ऑप्टिमम एक्टिविटी शो करता है। और जो अमाइलेज है जो सिलेवरी ग्लैंड से
सिलेविया सीक्रेट होता है जिसके अंदर एंजाइम पाया जाता है अमाइलेज, और अमाइलेज की जो ऑप्टिमम पीएच है वो 6.4 से 6.9 है। तो ये तीनों पीएच आपको वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी। यहाँ पे एक बुक के अंदर दी गई है, मगर फेडरल की बुक में दोनों वैल्यूज दी गई है, पेप्सिन की भी दी गई है और ट्राइप्सिन की भी दी गई है। तो इफेक्ट ऑफ द पीएच, तो बेटा ऑप्टिमम पीएच जो एंजाइम की एक्टिविटी के लिए है, और ये बता रहा है सिलेवरी अमाइलेज का, या सिर्फ सिलेवरी अमाइलेज की बात कर रहे हैं। जो सिलेवरी ग्लैंड से सिलेविया सीक्रेट होता है जिसके अंदर सिलेवरी अमाइलेज होता है, इसकी पीएच बताएगी 6.4 से 6.9 तक। मगर जो पेप्सिन है उसकी जो पीएच है वो आप उसको कह सकते हो 1 से लेकर 2 तक, मगर बुक्स में 1.6 भी है, 1.4 का भी लिखा हुआ है। और ट्राइप्सिन के लिए पीएच जो ऑप्टिमम है वो 8 से लेकर 9 तक है, कुछ बुक्स में 8.2 भी लिखा हुआ है, मगर 8 से लेकर 9 तक हम बोल सकते हैं कि 8 से लेकर 9 तक उसकी ऑप्टिमम पीएच है। अदर सब्सटेंस, कहता है एंजाइम एक्शन इज आल्सो इंक्रीज बाय या डिक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ अदर सब्सटेंस। जो दूसरे सब्सटेंस हैं वो भी एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं, जिनको कहते हैं कोएंजाइम। कोएंजाइम जो एक्टिवेटर होते हैं, बेटा कोएंजाइम है जो एक्टिवेट करते हैं, या इनहिबिटर होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा देखो, मोस्ट ऑफ द एंजाइम आर हाउएवर कॉम्बिनेशन ऑफ कोएंजाइम या एपोएंजाइम। एक्टिवेटर्स आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। एक्टिवेटर क्या है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। उनमें देखो मैग्नीशियम आयन हमने पहले भी पढ़ा था, मैग्नीशियम आयन होता है, जिंक आयन पहले भी पढ़ कर आए हम कि मैग्नीशियम आयन और जिंक आयन किसके अंदर है? एक्टिवेटर ऑफ फास्फेटेज। जो मैग्नीशियम आयन्स होते हैं वो फास्फेटेज को एक्टिवेट करते हैं, और जो जिंक आयन्स हैं वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज को एक्टिवेट कर देते हैं। तो बेटा ये मैग्नीशियम आयन और जिंक आयन ये क्या है? कोएंजाइम है। ये कोएंजाइम है जो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। अब मैग्नीशियम आयन किसको बढ़ाएगा? फास्फेटेज की कैटलिक एक्टिविटी को। और जो जिंक आयन है किसके अंदर होता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज के अंदर होता है एंजाइम। अच्छा, इनहिबिटर ये रिड्यूस कर देते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को। तो इसका मतलब है एंजाइम के साथ और भी ग्रुप अटैच होता है जो एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करता है। वो प्रोमोटर भी हो सकता है, वो इनहिबिटर भी हो सकता है। अगर प्रोमोटर तो उसकी एक्टिविटी को बढ़ाएगा, अगर इनहिबिटर तो उसकी एक्टिविटी को कम कर देगा। अच्छा, इसके अलावा रेडिएशन का भी असर पड़ता है। जो बेटा रेडिएशन है उनका भी असर पड़ता है एंजाइम की एक्टिविटी पे। यूवी लाइट का, जो अल्ट्रावायलेट लाइट है वो भी इफेक्ट करती है। जो बीटा रेज हैं वो भी इफेक्ट करते हैं, गामा रेज भी इफेक्ट करते हैं, और जो एक्स रेज हैं वो भी इफेक्ट करते हैं। इसका मतलब है एंजाइम की एक्टिविटी इनसे भी मुतासिर होती है, यूवी लाइट से भी, एक्सरे से भी। जो गामा रेज हैं या बीटा रेज हैं ये भी एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर देते हैं? इनएक्टिव कर देते हैं एंजाइम को। अच्छा, उसके बाद इंपॉर्टेंस क्या है इनके? ये इसमें से क्वेश्चंस आए हुए हैं बेटा एंजाइम की जो इंपॉर्टेंस है, इसी से क्वेश्चंस पहले भी आए हुए हैं टेस्ट के अंदर। कहते हैं एंजाइम्स आर ग्रेट बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इन ग्रेट हेल्प इन द डायग्नोसिस ऑफ द सर्टेन डिजीज। कहते हैं एंजाइम से हम क्या करते हैं? कुछ डिजीज की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, डायग्नोज भी हो जाती है कुछ डिजीज। अब देखो कौन सा एंजाइम है? अल्कलाइन फास्फेटेज। जो अल्कलाइन फास्फेटेज है उसी से पता चलता है किसका? एक पता चलता है जॉन्डिस का, मतलब ये जो बीमारी होती है इनकी, पीलिया जो होती है उसका पता चल जाता है।
अच्छा, दूसरा रिकेट्स का पता चल जाता है, जो हड्डियों की बीमारी होती है रिकेट्स, उसका पता चल जाता है। तो अल्कलाइन फास्फेटेज की अमाउंट से उसका टेस्ट करवा कर हम पता लगा सकते हैं किसका, रिकेट्स का, क्योंकि रिकेट्स के अंदर ये बढ़ जाती है, रिकेट्स की जो बीमारी के अंदर और जॉइंट्स के अंदर। लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज, जो लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज एलडीएच जिसको कहते हैं, लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज एलडीएच, और जिससे पता चलता है ये रेज हो जाती, बढ़ जाती किसके अंदर, हार्ट डिजीज के अंदर। लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज एलडीएच, एलडीएच किसके अंदर बढ़ जाता है बेटा, हार्ट डिजीज, जिनको हार्ट को पेशेंट होते हैं उनके अंदर एलडीएच की मिकदार बढ़ जाती है। अच्छा, मेनी एंजाइम्स हैव प्रूव्ड यूजफुल एज ए ड्रग्स, बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो ड्रग्स के तौर पर भी यूज होते हैं। थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन एक्चुअली प्रोटीन है ये, जो ब्लीडिंग को स्टॉप कर देता है। थ्रोम्बिन प्रोटीन है जो किसको स्टॉप करता है, ब्लीडिंग को, ब्लड क्लोटिंग बनाता है, ये ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करता है, ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करता है और ब्लीडिंग को स्टॉप कर देता है ये। अच्छा, मेनी एंजाइम्स आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, बहुत ज्यादा एंजाइम्स हैं जो कैंसर की ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल होते हैं। एल एस्पैरिजिनेज, जो एल एस्पैरिजिनेज है ये यूजफुल है किसके लिए, ब्लड कैंसर इन द चिल्ड्रेन। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे, ये आए हुए टेस्ट के अंदर, कि ब्लड कैंसर के लिए ट्रीटमेंट के लिए कौन सा एंजाइम यूज होता है, ब्लीडिंग को कौन सा एंजाइम है जो मतलब स्टॉप कर देता है, थ्रोम्बिन, या रिकेट्स के अंदर किसकी एंजाइम की क्वांटिटी बढ़ जाती है, अल्कलाइन फास्फेटेज की, या एलडीएच जो है किसके अंदर इंक्रीज हो जाता है, एलडीएच हार्ट डिजीज के अंदर एलडी। तो ये इनकी इंपॉर्टेंस है, ये इसमें से क्वेश्चंस एक आया हुआ है बेटे प्रीवियस पेपर के अंदर।